कल मैंने क्रॉसिंग ऑफ चेक बताया था, आपको चेक समझ में आ गया होगा चेक क्या होता है, चेक के टाइप्स क्या हैं, चेक के फीचर्स क्या हैं। उसके बाद कल मैंने क्रॉसिंग ऑफ चेक डिफाइन किया था, जिसमें मेनली 4 तरह की क्रॉसिंग होती है। सबसे पहले तो क्रॉसिंग जब आप करते हो चेक की, तो लेफ़्ट साइड पर जो चेक का पार्ट होता है उसके टॉप कॉर्नर पे आप डबल लाइन खींच देते हो, उसे क्रॉस करना कहते हैं। उसके बाद आता है पर्पस, आप क्रॉस क्यों करते हो चेक को, तो क्रॉस इसलिए किया जाता है जिससे चेक को सुरक्षित बनाया जा सके, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द चेक, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ इट्स पार्टीज ऑफ इट्स पेमेंट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, चेक को क्रॉस करते हैं। अब चेक की क्रॉसिंग 4 तरह की थी। पहला था जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में आप इंडोर्स कर भी सकते हो चेक को और नहीं भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप डबल लाइन के बीच में क्या मेंशन करते हो। इसके बाद आपका सेकेंड वाला था स्पेशल क्रॉसिंग, जिसमें आप एक पर्टिकुलर बैंक का नाम मेंशन कर देते हो। अगर व्यक्ति का पेई का अकाउंट, जो बैंक अकाउंट है वो उस बैंक में है तभी पेमेंट होगा, अदरवाइज पेमेंट रुक जाएगा। तीसरा था डबल क्रॉसिंग, जिसमें आप 2 बैंक्स के नाम मेंशन कर देते हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने स्पेशल क्रॉसिंग करके दिया किसी को चेक, पर उस व्यक्ति का उस बैंक में अकाउंट ही नहीं है, तो उसे पेमेंट लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो, आप वापस से एक और बैंक का नाम उसमें डाल देते हो जो उस बैंक के एजेंट की तौर पर काम करता है। वो पेमेंट को रिसीव करके उस बैंक में ट्रांसफ़र करने का काम करता है, वो उसका एजेंट का काम करता है। तो नीचे वाला जो बैंक होता है, जो नीचे हम डबल लाइन में जिसका नाम लिखते हैं, वो हमारा एजेंट बैंक हो जाता है। तो ये होती है हमारी डबल क्रॉसिंग। और लास्ट होती है हमारी अकाउंट पेई क्रॉसिंग, जिसे हम रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग भी कहते हैं। अकाउंट पेई, पेई कौन होता है, जो कि पेमेंट को रिसीव करता है। ड्रॉर होता है जो इंस्ट्रूमेंट लिखता है, ड्रॉई होता है जो पेमेंट करता है, और पेई होता है जो पेमेंट प्राप्त करता है, जिसको पेमेंट मिलती है। तो अब ऐसी कंडीशन में जो अकाउंट पेई अगर लिख दिया, तो जिस व्यक्ति का नाम मेंशन है चेक पर सिर्फ उसी को पेमेंट होगा, जो नाम मेंशन होगा सिर्फ उसी को पेमेंट होगा। और इसका क्या मतलब हो गया, एक तरह से कि आपका जो चेक है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, वो उसको निगोशिएट आगे नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम मेंशन है उसी को पेमेंट होगा, वो आगे उस चेक को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपका अकाउंट पेई क्रॉसिंग होती है। तो ये 4 तरह की क्रॉसिंग है मेनली। अगर आप नेट पर ढूंढोगे या बुक में ढूंढोगे तो कहीं पर आपको 2, कहीं पे 3 भी मिलेंगी, पर मेनली ये 4 होती हैं जो आपको मेंशन करनी होगी। जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग और आपकी डबल क्रॉसिंग। ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंडोर्समेंट। जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चाहे आप चेक ले लो, बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो, प्रॉमिसरी नोट ले लो, इन तीनों का इंडोर्समेंट भी किया जा सकता है और ये डिसऑनर भी हो सकते हैं। इंडोर्समेंट को हिंदी में कहते हैं बेचान, प्रपत्र का बेचान करना, और डिसऑनर को हिंदी में कहते हैं अनादरण, चेक का अनादरण होना, अनादरित होना। ठीक है, तो आज हम यही दोनों टॉपिक्स देखेंगे, पहला इंडोर्समेंट और दूसरा डिसऑनर। आपने क्रॉसिंग कल देख लिया, ये 3 मेन एस्पेक्ट हैं जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और खासकर की चेक, उसके साथ ये 3 एस्पेक्ट जुड़े होते हैं। कौन कौन से 3 एस्पेक्ट, क्रॉसिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंडोर्समेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्रॉसिंग हमने कल देख लिया, आज हम इंडोर्समेंट और डिसऑनर को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंडोर्समेंट का मीनिंग देखते हैं कि इंडोर्समेंट आया कहाँ से, ये वर्ड कैसे डेराइव हुआ। तो देखिए, द वर्ड endorsement is said to have been derived from Latin en means upon and dorsum meaning the back. Thus usually the endorsement is done on the back of the instrument, though it may be even on the face of it. Where no space is left on the instrument, the endorsement may be made on a slip of a paper attached to it. This attached slip of paper is called allong. आपका जो इंडोर्समेंट वर्ड है वो लैटिन से आया, और लैटिन का कौन से वर्ड से बना, लैटिन के इंडोर्सम से बना। लैटिन के इंडोर्सम से आपका ये वर्ड आया, क्या, इंडोर्समेंट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, एन का मतलब होता है अपॉन और डोर्सम का मतलब होता है द बैक, यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की पीठ पर, यानी कि बैक साइड पर जब आप कुछ लिख देते हो,
ठीक है। जो आगे का साइड होता है उसको फेस बोलते हैं, और पीछे वाला जो साइड होता है, वाइट पेपर जो होता है, जैसे चेक है, वाइट पेपर जो होता है पीछे का, वो बैक कहलाता है। तो उस पर जब हम साइन करके कुछ लिख देते हैं, किसी को ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसे इंडोर्समेंट कहते हैं। अब इंडोर्समेंट कैसे किया जा सकता है? एक तो बैक पर साइन करके, जो पीछे वाइट पेपर होता है उस पर साइन करके कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि फेस पर, यानी कि जो फ्रंट साइड है जहाँ आप इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हो वहाँ पर भी किया जा सकता है, पर वहाँ जनरली एक्सेप्टेड नहीं होता है। बैंक्स बहुत से मना कर देते हैं एक्सेप्ट करने से। बैक पर करो तो वही ज़्यादा सही रहता है। और अगर चेक में कहीं पर भी स्पेस नहीं बची है, सपोज वो काफ़ी जगह से निगोशिएट होके आया है, एक ने दूसरे को ट्रांसफ़र करा, दूसरे ने तीसरे को किया, और वो पूरी स्पेस उसकी फुल हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आप उसमें एक अलग से स्लिप लगाकर, एक पेपर की स्लिप उसके साथ अटैच करके उस पर लिख के, और उसके थ्रू भी आप उसको इंडोर्स कर सकते हो। और बेस्ट तरीका क्या माना जाता है? बेस्ट तरीका माना जाता है जब आप उसकी पीठ पर, उसके बैक साइड पर उसको जो है मतलब उस पर साइन करके उसको इंडोर्स करते हो, वही बेस्ट तरीका माना जाता है इंडोर्समेंट का। ठीक है, तो ये आपका इंडोर्समेंट का मीनिंग हो गया। इंडोर्समेंट इंडोर्सम से बना है, जो कि लैटिन वर्ड से आया है। एन का मतलब होता है अपॉन, और डोर्सम का मतलब होता है आपका द बैक, ऑन द बैक। चलिए अब हम इंडोर्समेंट का मीनिंग देखते हैं, उसका डेफिनेशन देखते हैं। द of a person who is a holder of negotiable instrument is signing his or her name on the back of the instrument, thereby transferring title or ownership is an endorsement। क्या मतलब हुआ? जो व्यक्ति किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, किसी भी परक्राम्य विलेख प्रपत्र के लिए उसे साइन, जो उसका होल्डर है वो उस पर साइन कर देता है, अपना नाम लिख देता है उसकी बैक पर, और उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है, देयर बाय ट्रांसफरिंग द टाइटल एंड ओनरशिप। जब आपने किसी इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया, ओनरशिप का क्या मतलब हुआ? उस पेमेंट लेने के अधिकार को, भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को आपने हस्तांतरित कर दिया। You have transferred the ownership of that instrument, of that particular instrument, or you have transferred the right to receive the payment। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इंडोर्समेंट या फिर बेचान। ओके, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बेचान। एन इंडोर्समेंट में बी इन फेवर ऑफ another individual or legal entity। An endorsement provides a transfer of the property to that other individual or legal entity। कोई किसी भी व्यक्ति को इंडोर्समेंट किया जा सकता है, किसी लीगल एंटिटी को किया जा सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को किया जा सकता है इंडोर्समेंट, अगर वो इंस्ट्रूमेंट नॉट निगोशिएबल नहीं है, मतलब नॉट ट्रांसफरेबल नहीं है तो। अच्छा, द पर्सन टू whom the instrument is endorsed is called the endorsee। द पर्सन मेकिंग द इंडोर्समेंट इज कॉल्ड इंडोर्सर। क्या मतलब हुआ? जैसे सपोज दो व्यक्ति हैं, एक है ए, एक है बी। ए के पास वो इंस्ट्रूमेंट था और ए ने बी को ट्रांसफ़र कर दिया, बी को साइन करके दे दिया, तो बी क्या हो जाएगा? बी इंडोर्सी हो जाएगा। और ए ने ट्रांसफ़र किया है तो ए क्या कौन हो जाएगा? इंडोर्सर हो जाएगा। ठीक है, बी कौन हो जाएगा? प्राप्तकर्ता हो जाएगा, और ए आपका बेचान करता हो जाएगा। ठीक है, अब हम एंडोर्समेंट की डेफिनेशन एक्ट में देख लेते हैं। कौन से एक्ट में? जितनी भी ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आपके चेक, प्रॉमिसरी नोट और आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, इन सबकी डेफिनेशन कहाँ पर दी हुई थी? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। तो उसी में आपका एंडोर्समेंट भी डिफाइन किया गया है। ये देखिए एनआई एक्ट लिखा है। एनआई एक्ट क्या है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो इसमें हम डेफिनेशन देख लेते हैं, एक्ट में क्या बताया गया है। एन एंडोर्समेंट इज द मोड ऑफ निगोशिएटिंग अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएटिंग का क्या मतलब हो गया? निगोशिएटिंग मीन्स ट्रांसफरिंग। निगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल होता है ना, तो निगोशिएटिंग मीन्स ट्रांसफरिंग, ट्रांसफर कर देना किसी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। इंडोर्समेंट क्या है? इंडोर्समेंट एक तरीका है किसी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी परक्राम्य विलेख को हस्तांतरित कर देने का। ठीक है, अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल अदरवाइज देन टू अ बियरर can be negotiated only by endorsement and delivery। A negotiable instrument is payable otherwise। क्या मतलब हुआ? जो negotiable instrument होता है वो payable होगा बियरर। बियरर कौन कहलाता है? बियरर को हिंदी में कहते हैं वाहक। वाहक
या हम कह सकते हैं द होल्डर ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो उसको होल्ड कर रहा है और जो पेमेंट करने वाली जो भी पार्टी है, अगर चेक के केस में हम बात करें तो बैंक है, तो वहाँ पर जो उसको प्रेजेंट कर रहा है, जो लेकर जा रहा है, वो कौन कहलाता है? वो कहलाता है बियरर। कैन बी निगोशिएटेड ओनली बाय द इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो वो कैसे हम इंडोर्स कर सकते हैं? या तो हम उस पर इंडोर्समेंट कर दें, उसका नाम लिखकर साइन कर दें, एक तो ये तरीका होता है, और दूसरा क्या तरीका होता है? बाय द डिलीवरी। डिलीवरी मीन्स हैंड ओवर कर देना। जैसे कल बियरर चेक पढ़ा था ना, तो बियरर चेक में क्या हो रहा था? जो ट्रांसफर हो रहा था वो कैसे हो रहा था? वो बाय द डिलीवरी हो रहा था। इसीलिए तो अगर बियरर चेक आपका खो जाता है या चोरी हो जाता है तो वो रिस्की बन जाता है, क्योंकि उसमें डिलीवरी से ही डिलीवर हो गया, वो किसी को हैंड ओवर हो गया, तो वो ट्रांसफ़र हो गया, उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई। जिसके पास भी वो चेक चला गया वो उसका मालिक हो गया, वो ओनर हो गया। अब वो बैंक में जाके उस चेक को लगा के उसका पेमेंट ईजिली ले सकता है ना। तो यहाँ पे बियरर चेक के केस में, बियरर इंस्ट्रूमेंट के केस में जो निगोसिएशन है, जो इंडोर्समेंट है, वो कैसे हो रहा है? वो थ्रू द डिलीवरी हो रहा है। और अगर वो ऑर्डर चेक है सपोज, या फिर कोई भी बिल है या प्रॉमिसरी नोट है, वो बियरर नहीं है, तो वो कैसे, तब अगर इंडोर्समेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें साइन करके उसको इंडोर्स करना पड़ेगा। तो इंडोर्समेंट सिर्फ दो तरीके से होता है। कैसे? या तो जो इंडोर्समेंट का प्रोसेस है उसको फॉलो करके होता है, और या फिर बाय द डिलीवरी होता है। बाय द डिलीवरी मीन्स बाय हैंड ओवर करने से। एन इंडोर्समेंट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 15 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। जो आपका इंडोर्समेंट है उसकी डेफिनेशन कहाँ पे दी गई है? सेक्शन 15 में दी गई है। जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881, उसके सेक्शन 15 में इसको डिफाइन किया गया है। When the maker or the holder of the negotiable instrument signs the name otherwise than as such as the maker, जब वो उस पर साइन कर देता है, इंडोर्समेंट के लिए जब उस पर साइन कर देता है, तो वो क्या हो जाता है? इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाता है? इंडोर्स हो जाता है। आई थिंक बेचान क्या होता है, इंडोर्समेंट क्या होता है, आपको क्लियर हो गया होगा। इंडोर्समेंट इज नथिंग बट द ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जब हम परक्राम में विलेख के स्वामित्व को हस्तांतरित करते हैं किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, तो उसे ही हम बेचान कहते हैं, उसे ही हम इंडोर्समेंट कहते हैं। इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है उस पर नाम, उसकी जो बैक साइड है, पीठ है उसकी, उस पर हम उस व्यक्ति का, जिसे हमें इंडोर्समेंट करना है, उस व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हैं और बिना नाम लिखे भी साइन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है उसको हैंड ओवर करके, उसको डिलीवर करके उस व्यक्ति को देकर। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स क्या होते हैं। बेचान हम करते हैं तो बेचान कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमारा होता है ब्लैंक इंडोर्समेंट। ब्लैंक इंडोर्समेंट का क्या मतलब हुआ? वेयर द इंडोर्सर साइंस हिज नेम ओनली एंड इट बिकम्स पेबल टू द बियरर। क्या करा है आपने? जो आपका चेक है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है या फिर प्रॉमिसरी नोट है, उसके पीछे आपने क्या किया है? सिर्फ अपना साइन किया है। ठीक है, वहाँ पर आपने किसी का नाम मेंशन नहीं किया। किसे आप इंडोर्स कर रहे हो, जो इंडोर्सी है उसका नाम मेंशन नहीं करा। आपने क्या किया? सिर्फ आपने अपना साइन कर दिया। इसीलिए देखिए इसका क्या नाम है? ब्लैंक इंडोर्समेंट। आपने इंडोर्स तो किया है पर किसी का नाम मेंशन नहीं है, रिक्त बेचान। ठीक है, तो जो बियरर होगा, जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट होगा, जो व्यक्ति भी उस इंस्ट्रूमेंट को वहाँ पर ले जाकर बैंक में रखेगा, प्रस्तुत करेगा, उसे वो जो पेमेंट है वो मिल जाएगी। जो बियरर होगा उसे पेमेंट मिल जाएगी। तो पहला इंडोर्समेंट क्या है? पहला ब्लैंक इंडोर्समेंट है। ब्लैंक इंडोर्समेंट में आप सिर्फ साइन करते हो, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखते हो। अब हम आते हैं स्पेशल इंडोर्समेंट पे, विशेष बेचान पर। वेयर द इंडोर्सर puts his or her sign and writes the name of the person who will receive the payment। अब आपने क्या किया है इसमें? विशेष बेचान या फिर स्पेशल इंडोर्समेंट में आप सिर्फ साइन नहीं करते हो, बल्कि साइन करने के साथ साथ उस व्यक्ति का नाम भी मेंशन कर देते हो जिसे पेमेंट मिलनी है। क्या मतलब हुआ? You have mentioned the name of payee of that instrument. You have mentioned the name of the endorsee of that instrument। ठीक है, आपने प्राप्तकर्ता का नाम लिख दिया है और उसके बाद साइन किया है। पहले वाले इंडोर्समेंट में आपने किसी का नाम नहीं लिखा था, इसी वजह से बियरर को पेमेंट हो रही थी। बियरर मीन्स वाहक, जो भी उसको प्रस्तुत कर रहा है। और दूसरे में आपने स्पेशल इंडोर्समेंट कर दिया, किसी व्यक्ति का नाम मेंशन कर दिया। अब इस केस में अगर जिस व्यक्ति का नाम मेंशन है वो बैंक में जाकर नहीं लगाता है इस चेक को या इंस्ट्रूमेंट को, तो फिर पेमेंट रुक जाएगी, क्योंकि चेक जो बैंक होगा वो चेक करेगा ना
कि जो लेकर आया है वो सेम इंसान है कि नहीं, उसका आइडेंटिफिकेशन चेक किया जाएगा और उसके बाद ही पेमेंट होगा, तो स्पेशल इंडोर्समेंट सेफ हो जाता है। अब हम आते हैं तीसरे पर, जो कि है पार्शियल इंडोर्समेंट। पार्शियल इंडोर्समेंट में हिंदी में कहते हैं आंशिक बेचान, ठीक है, विच अलाउज ट्रांसफरिंग टू द इंडोर्सी अ पार्ट ओनली ऑफ द अमाउंट पेबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट। क्या मतलब हुआ, आपका जो टोटल अमाउंट है इंस्ट्रूमेंट का, उसका कुछ पार्ट सिर्फ पेमेंट किया जाता है अगर आपने पार्शियल इंडोर्समेंट कर रखा है, अगर आपने उस पर मेंशन कर रखा है। सपोज आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो चेक है 10,000 का है, पर आपको जिसे इंडोर्स आपने जिसे किया आपको उसे 2,000 का ही पेमेंट करना है, तो आप उस पर मेंशन कर दोगे और बैंक उसको उतने अमाउंट का, उस टोटल में से उतने अमाउंट का पेमेंट क्या कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पार्शियल इंडोर्समेंट हो गया, आंशिक बेचान हो गया। आपने पूर्ण रूप से उसको हस्तांतरित नहीं करा है, पूरे के पूरे जो प्रपत्र को हस्तांतरित नहीं करा है, आपने उसका कुछ भाग हस्तांतरित करा है, कुछ अमाउंट सिर्फ आप ट्रांसफर कर रहे हो। A part of the total amount has been transferred in this partial endorsement. Now come to the fourth one, that is conditional endorsement, where the fulfillment of some conditions is required. Conditions are required. Sorry, ये is हो गया है, R होगा. Conditions are required. Okay. तो कंडीशनल एंडोर्समेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं सशर्त बेचान, शर्त सहित बेचान। शर्त सहित बेचान का क्या मतलब हुआ, आप उसमें जब इंडोर्स करते हो तो पेमेंट के लिए कुछ कंडीशन, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन कर देते हो। कहने का मतलब है जो भुगतान करता है वो तभी भुगतान करेगा जब उन शर्तों का पालन किया जाएगा तभी, ठीक है। तो वो शर्तें उसमें लिख दी जाती हैं उस इंस्ट्रूमेंट में, उस प्रपत्र में, कि इन शर्तों का पालन होने पर ही सिर्फ इस व्यक्ति को भुगतान किया जाए। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे शर्त सहित बेचान या सशर्त बेचान कहते हैं, या इंग्लिश में कंडीशनल एंडोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। फुलफिलमेंट होता है जब कुछ कंडीशंस का, तभी आप उसका भुगतान ले सकते हो, तभी आप उसका पेमेंट रिसीव कर सकते हो। ये हमारा कंडीशनल इंडोर्समेंट है। और लास्ट है आपका रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, हिंदी में कहते हैं प्रतिबंधित बेचान, विच रिस्ट्रिक्ट्स फर्दर निगोशिएशन। निगोशिएशन मीन्स ट्रांसफरेबल जो उसका फीचर है वो, और फर्दर यानी कि आगे, तो और रिस्ट्रिक्ट कर देता है यानी कि प्रतिबंधित कर देता है। अगर आपने रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट कर रखा है तो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आगे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। क्या कहने का मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 पार्टीज A, B and C. A इज द ड्रॉअर, B इज द पेई एंड C इज द इंडोर्सी, ठीक है। A ने B को कोई चेक बनाकर दिया, चेक काट के दिया, A को पेमेंट करना था, B को पेमेंट लेना था। अब B को भी C को पेमेंट करना है सपोज कुछ अमाउंट का, तो उसने क्या किया, उसने जो A से जो उसे चेक मिला था वही उसने क्या कर दिया, निगोशिएट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया C को। एक ऑप्शन तो ये था कि वो खुद अपने अकाउंट में उस चेक को लगाता, फिर उसका पेमेंट लेता, फिर पेमेंट लेने के बाद C को पेमेंट करता। तो इतना लंबा रास्ता ना अपना के उसने क्या किया, उसने सिंपली जो A से उसे चेक या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला था वो उसने C को ट्रांसफ़र कर दिया कि मेरी जगह आप पेमेंट ले लेना, तो ऐसे मेरा पेमेंट भी हो जाएगा और आपका पेमेंट भी हो जाएगा। तो रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट का मतलब होता है उसे और आगे इंडोर्स ना किया जा सके। कहने का क्या मतलब हुआ, B ने C को अगर रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट करके प्रपत्र को दिया है तो अब C D को नहीं दे सकता, D XYZ किसी को भी वो आगे इंडोर्स नहीं कर सकता, आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्ट्स फर्दर निगोशिएशन, आगे होने वाले निगोशिएशन को, ट्रांसफ़र को क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, प्रतिबंधित कर देता है, रोक देता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ब्लैंक इंडोर्समेंट, इसमें साइन होता है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है। स्पेशल इंडोर्समेंट, इसमें साइन के साथ साथ जो भी व्यक्ति है जिसे पर्टिकुलरली पेमेंट होना है उसका नाम मेंशन होता है। उसके बाद पार्शियल इंडोर्समेंट में जो टोटल अमाउंट है उसका कुछ भाग, उसका कुछ पार्ट का ही पेमेंट होता है। कंडीशनल इंडोर्समेंट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन कर दी जाती हैं, उनका फुलफिलमेंट होने के बाद ही पेमेंट होता है। और रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट में आगे होने वाला निगोशिएशन, आगे होने वाला ट्रांसफ़र रुक जाता है। ये आपके 5 टाइप्स थे, 5 प्रकार थे किसके,
इंडोर्समेंट के बेचान के। आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इंडोर्समेंट आया कहाँ से वर्ड, फिर इंडोर्समेंट का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का डिसऑनर ऑफ चेक। वैसे तो डिसऑनर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हो सकता है, जो परक्राम में विलेख हैं तीनों उनमें से किसी का भी हो सकता है, पर जनरली डिसऑनर ऑफ चेक पूछा जाता है। बिल का डिसऑनर कैसे होता है वो भी मैं बता दूंगी बाद में, पर जो मेन है आपका वो डिसऑनर ऑफ चेक है, तो इसलिए मैंने यही टॉपिक कवर किया है मेनली। डिसऑनर ऑफ चेक हिंदी में कहते हैं चेक का अनादरण या चेक अनादरित हो जाना। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। अ चेक इज सेड टू बी ऑनर्ड इफ द बैंक्स गिव द अमाउंट टू द पेई। क्या मतलब हुआ, चेक ऑनर हो जाता है, चेक का पेमेंट, अगर जो बैंक है वो चेक का पेमेंट कर दे किसे, पेई को, भुगतानकर्ता को, भुगतान प्राप्तकर्ता को, अगर बैंक जो भुगतान कर देता है, जो चेक उसने लगाया है उसका भुगतान कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं, चेक का ऑनर हो जाना। चेक इज सेड टू बी ऑनर्ड। ठीक है, while if the bank refuses to pay the amount of to the payee, the check is said to be dishonored। क्या मतलब हुआ, जबकि बैंक मना कर दे पेमेंट करने के लिए, अमाउंट का पेमेंट करने के लिए, धनराशि का भुगतान करने के लिए भुगतान प्राप्तकर्ता को, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं, हमारा चेक अनादरित हो गया, हमारा चेक डिसऑनर हो गया। ठीक है, अगर चेक का पेमेंट हो गया तो वो ऑनर हो जाता है, अगर चेक का पेमेंट रुक गया तो वो डिसऑनर हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, डिसऑनर ऑफ चेक इज अ कंडीशन इन विच बैंक रिफ्यूजेस टू पे द अमाउंट ऑफ चेक टू द पेई। डिसऑनर या चेक का अनादरण एक ऐसी स्थिति है जहां पर बैंक चेक का भुगतान करने से प्राप्तकर्ता को मना कर देता है, चेक का भुगतान वह भुगतान प्राप्तकर्ता को नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, चेक अनादरित हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नेक्स्ट। जैसे बैंक ने चेक को अनादरित कर दिया, डिसऑनर हो गया चेक, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, इसके बाद क्या होता है। ठीक है, आपको चेक वापस मिल गया, फिर आप क्या करोगे। whenever the check is dishonored, the drawee bank instantly issue a check return memo to the payee banker specifying the reasons for dishonor. The payee banker provides the memo and the dishonored check to the payee. The payee has an option to resubmit the check within 3 months of the date specified on the check after fulfilling the reason for dishonor of the check। क्या मतलब हुआ, देखिए जब भी चेक की बात आएगी तो वहाँ पर दो बैंक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, एक बैंक होगा, कुछ कंडीशंस होती हैं कि जो ड्रॉअर है और जो पेई है दोनों का अकाउंट एक ही बैंक में, लेकिन जनरली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, है ना, ये कंडीशनल नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है ड्रॉई का जो अकाउंट है वो अलग बैंक में है और जो पेई है उसका अकाउंट अलग बैंक में है, मतलब जिसे पेमेंट करना है, जो भुगतान करता है उसका खाता अलग बैंक में है और जो प्राप्त करता है उसका खाता अलग बैंक में है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब आपका चेक डिसऑनर हो जाएगा तो जो आपका जो बैंक है जिसे पेमेंट लेनी है, उसका जो बैंक है उसके पास सूचना भेजी जाएगी, एक चेक रिटर्न मेमो भेजा जाएगा। चेक रिटर्न मेमो एक तरह की स्लिप भेजी जाएगी, ठीक है, जिसमें क्या बताते हैं बैंकर, वो स्पेसिफाई रीज़न को बताते हैं कि कौन सा रीज़न, डिसऑनर क्यों हुआ है ना, अनादरित क्यों हुआ है, उसका रीज़न उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि आपके चेक को आखिर क्यों उन लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया पेमेंट करने से, क्यों उसका भुगतान रुक गया, वो रीज़न स्पेसिफाई करके और उसके साथ में चेक लगा करके बैंक को भेज दिया जाता है। उसके बाद क्या करता है, पेई बैंकर जो होता है वो उस स्लिप को, उस मेमो को और प्लस डिसऑनर्ड चेक को पेई को वापस कर देता है। वो पेई को इन्फॉर्म कर देता है कि आपने जो चेक लगाया था उसका पेमेंट नहीं हुआ, और उसके साथ साथ वो उस चेक को प्लस उसके साथ जो रीज़न बताया गया है मेमो में, उस रीज़न को उसको हैंड ओवर कर देता है, बता देता है कि इस वजह से आपका चेक डिसऑनर हुआ। फिर क्या करता है, फिर क्या होता है, द पेई हैज़ एन ऑप्शन, पेई के पास एक ऑप्शन होता है कि वो विद इन 3 मंथ्स उस रीज़न को करेक्ट करके, जो आपको रीज़न बताया गया है डिसऑनर होने का, उस रीज़न में करेक्शन करके, उसको करेक्ट करके 3 महीने के अंदर उस चेक को वापस बैंक में लगा सकता है, ये उसके पास ऑप्शन होता है।
मोर ओवर द पेई हैज टू गिव अ नोटिस टू द ड्रॉर। अब यहाँ पे 2-3 पार्टीज इन्वॉल्व है ना, देखिए 2 तो बैंक्स इन्वॉल्व है, एक ड्रॉर का बैंक एक पेई का बैंक, उसके अलावा पेई है और उसके अलावा ड्रॉर है जिसने कि चेक आपको काट के दिया, चेक लिख के दिया, साइन करके दिया। अब जब उसका चेक डिसऑनर हो गया तब आप क्या करोगे, जो पेई है जिसको प्राप्त करना है भुगतान, वो किसको बताएगा, वो ड्रॉर को बताएगा, जिसने चेक लिख कर दिया था साइन करके उसको बताएगा। कितने दिन में बताएगा, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग चेक रिटर्न मेमो। पेई के बैंक ने जिस दिन भी उसको चेक रिटर्न मेमो भेजा होगा उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर जो पेई है वो ड्रॉर को इसकी जानकारी देगा, इसकी सूचना देगा, ठीक है। उसके बाद द नोटिस शुड स्टेट दैट द चेक अमाउंट विल बी पेड टू द पेई विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस बाय द ड्रॉर। ड्रॉर को जब ये नोटिस मिलेगी कि उसके द्वारा लिखा गया चेक डिसऑनर हो गया, अनादरित हो गया, तो उसके 15 दिन के अंदर उसे क्या करना होगा, उसे पेमेंट करनी होगी। However, if the drawer fails to make a fresh payment within 30 days of the receiving the notice, अगर नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर भी जो भुगतान करता है, जो लेखक है चेक का, वो भुगतान नहीं कर पाता, तो फिर क्या होगा, द पेई हैज़ द राइट टू कंडक्ट अ लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द डिफॉल्टर एज पर द सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या मतलब हुआ, अगर देखिए बैंक ने जब आपको जब मेमो के साथ उस चेक को लौटाया तो उसके 30 दिन के भीतर आपको क्या करना है, जो लेखक है चेक का, जो ड्रॉर है, उसको इन्फॉर्म करना है। फिर जो ड्रॉर होता है उसको 15 दिन के अंदर जनरली पेमेंट कर देनी चाहिए, ठीक है। अगर उसे पेमेंट करनी है, अगर वो डिफॉल्टर नहीं है तो उसे 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देनी चाहिए। पर अगर वो 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता है तब फिर ये ऑप्शन आता है कि क्या आपके पास कोई लीगल ऑप्शन है उसको स्यू करने का, तो आपको और 15 डेज का वेट करना पड़ेगा और 30 डेज के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे कोर्ट में उसको स्यू करने के लिए। किस सेक्शन में ये चीज़ लिखी हुई है, ये बात लिखी गई है सेक्शन 138 में। 138 में बताया गया है कि अगर 30 दिन के भीतर भी वो पेमेंट नहीं करता तब फिर आप उस पर केस कर सकते हो, आप उसको स्यू कर सकते हो कोर्ट में। ये चीज़ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब मैंने पढ़ाया था तब उसके फीचर्स में आई थिंक आपको याद होगा, मैंने फीचर्स में ये चीज़ बताई हुई थी कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जिन 3 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र है, जिनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिनको उसमें स्टेटस मिला हुआ है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो अगर डिसऑनर होते हैं तो ऐसे केस में जो ड्रॉर है उसको स्यू किया जा सकता है, उस पर मुकदमा किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके स्टेप्स होते हैं जब डिसऑनर होता क्या है, ये क्लियर हो गया, भुगतान नहीं करता जब बैंक, और डिसऑनर होने के बाद क्या क्या कर सकता है पेई, या उसके बाद की क्या प्रोसेस होती है, ये इन 2 पेजेस में आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं रीजंस। डिसऑनर होता है चेक तो आखिर क्यों डिसऑनर होता है, क्यों बैंक मना कर देता है चेक का, किसी भी चेक का भुगतान कर देने से, ठीक है। इफ द चेक इज ओवर रिटन, ओवर रिटन का मतलब क्या हुआ, ओवर रिटन का मतलब हुआ अगर आप जैसे ओवर राइटिंग कर देते हो, कुछ लिखा है उसको काट पीट करके फिर उसी के ऊपर फिर से लिख देते हो, है ना, तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशंस में आपका जो चेक है वो डिसऑनर कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो आपके चेक कैसे लिखा जाता है ये जानना ज़रूरी होता है, कौन कौन सी चीज़ों उसमें कैसे कैसे मेंशन होनी चाहिए। If the signature is absent or the signature in the check does not match with the specimen signature kept by the bank, specimen signature कार्ड आपको आई थिंक याद होगा, जब मैंने ओपनिंग ऑफ अकाउंट पढ़ाया था तो उसमें बताया था आप फॉर्म तो भर के देते हो, साथ में ही आप एक स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड भी फिल करके देते हो, और वो कार्ड क्या होता है, उसमें 2 से 3 सिग्नेचर कराए जाते हैं अकाउंट होल्डर से। और किस लिए कराए जाते हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, जब आप फ्यूचर में कोई चीज़, कोई विड्रॉल स्लिप लगाओगे या चेक लगाओगे तो वो सिग्नेचर वहीं से मैच कराया जाता है, मैच किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपने जो चेक पर सिग्नेचर कर रखा है, सपोज आप चेक पर सिग्नेचर करना भूल गए, ठीक है, और या फिर आपने सिग्नेचर करा तो वो मैच ही नहीं हुआ, तो इन दोनों कंडीशंस में जो चेक का भुगतान है वो बैंक करने से मना कर देगा, है ना।
अगर ऐप से अगर सिर्फ सिग्नेचर आपने किया नहीं है तब तो आप उसी चेक पे सिग्नेचर कर दोगे, पर अगर सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा तब फिर आपको नया चेक बना के देना पड़ेगा। आप उस चेक पर करे गए सिग्नेचर को काट कर दोबारा से सिग्नेचर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी पहले ही पढ़ लिया कि ओवर राइटिंग नहीं होती है, ओवर राइटिंग भी नहीं होती है और कटिंग भी नहीं होती है चेक में। अगर आपने बहुत ज़्यादा काट पीट कर रखी है तो भी बैंक जो होता है वो चेक को लेने से, भुगतान करने से मना कर देता है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, इफ़ द नेम ऑफ द पेई इज एब्सेंट एंड इज़ नॉट क्लियरली रिटन। अगर आपने जो नाम मेंशन करा है भुगतान जिसे भी लेना है वो वहाँ पर किसी का नाम मेंशन नहीं है, या फिर अगर मेंशन है तो वो पढ़ने में नहीं आ रहा, रीडेबल नहीं है, क्लियर नहीं है, है ना, तो ऐसी कंडीशन में भी जो बैंक है वो भुगतान करने से मना कर देता है। जब भी हम चेक भरते हैं, चेक लिखते हैं, तो उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में और क्लियरली लिखनी चाहिए, एकदम साफ साफ बैंक को पढ़ने में आए। कहीं पर भी कोई भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन होती है तो आपका चेक डिसऑनर हो जाएगा, अनादरित हो जाएगा, बैंक चेक का भुगतान नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट है, इफ द अमाउंट रिटन इन वर्ड्स एंड फिगर्स डज नॉट मैच विद ईच अदर। अमाउंट दो तरीके से भरना होता है चेक में, एक तो आपको अमाउंट डिजिट्स में भरना होता है ना, डिजिट्स में भरते हो, और दूसरा आप वर्ड्स में भरते हो। जैसे आपको 50,000 भरना है तो पहले आप 50,000 है ना, 50,000 ऐसे लिखोगे, फिर 50,000 आप वर्ड्स में लिखोगे, ठीक है। तो इन दोनों में लिखना होता है, फिगर्स और वर्ड्स में। और सपोज मैच नहीं करा, आपने वर्ड्स में लिखा है 5,000 और फिगर्स में लिखा है 50,000, तो फिर बैंक कैसे पेमेंट करेगा, वो कौन सा सही मानेगा? तो ऐसी कंडीशन में बैंक रिजेक्ट कर देगा चेक, बैंक पेमेंट आपके चेक को नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपने ओवर राइटिंग करी है, अगर सिग्नेचर नहीं करा है, अगर पे का नाम मेंशन नहीं है, अगर आपने वर्ड्स और फिगर में अलग अलग अमाउंट्स भर रखी हैं, तो ये 4 रीज़न थे। अब 4 और देखिए। इफ़ द अकाउंट नंबर इज़ नॉट मेंशन्ड क्लियरली और इज़ ऑल टुगेदर एब्सेंट। अगर आपने, वैसे तो अब जो चेक आ रहे हैं, नए चेक जो आ रहे हैं, उस पर प्रिंटेड होता है अकाउंट नंबर। पहले जो चेक आते थे उसमें अकाउंट नंबर खुद से भरना होता था। अब ज़्यादातर बैंक्स में, सब बैंक्स की बात नहीं कर रही, पर ज़्यादातर बैंक्स में जो अकाउंट नंबर है वो पहले से फिल होता है, पहले से उस पर प्रिंट होता है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है। पहले जो चेक होते थे उसमें अकाउंट नंबर आपको लिखना पड़ता था खुद से, तो उसमें अगर आप लिखना भूल जाते हो, या क्योंकि अकाउंट नंबर काफ़ी लंबा सा होता है, काफ़ी डिजिट्स का, तो अगर उसमें कोई भी डिजिट आपकी बाई चांस मिस हो जाए और आप गलत अकाउंट नंबर फिल कर दो, तो ऐसी कंडीशंस में भी जो चेक का पेमेंट है वो रुक जाएगा। इफ़ द ड्रॉअर ऑर्डर्स द बैंक टू स्टॉप पेमेंट ऑन द चेक। आपने किसी को चेक लिख कर दे दिया, पर फिर आपको कुछ मिसकंडक्ट लगा या किसी भी वजह से आपको उस पेमेंट को रोकना है, तो एक इंस्ट्रक्शन होता है स्टॉप पेमेंट, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, कस्टमर केयर के थ्रू, या अगर आप नेट बैंकिंग वगैरह यूज़ करते हो तो उसके थ्रू इंस्ट्रक्शन बैंक को दिया जा सकता है स्टॉप पेमेंट का। स्टॉप पेमेंट मीन्स जो भुगतान है उसको रोक दीजिए। तो अगर ड्रॉअर स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन दे देता है, अगर जो आपका लेखक है चेक का वो भुगतान को रोकने का आदेश दे देता है बैंक को, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका जो चेक है वो अनादरित हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। 7th है हमारा, इफ द कोर्ट ऑफ लॉ हैज़ गिवन एन ऑर्डर टू द बैंक टू स्टॉप पेमेंट ऑन द चेक। पहला था ड्रॉअर स्टॉप पेमेंट का ऑर्डर दे रहा था, और दूसरा कंडीशन है आपका कोर्ट ऑफ लॉ स्टॉप पेमेंट का ऑर्डर दे देता है। बाई चांस जिसे पेमेंट मिलना है वो किसी केस में फंसा हुआ है, किसी केस का क्रिमिनल है, या कोई भी उस पर कोई जांच चल रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और कोर्ट नहीं चाहता कि इस समय से उसे कोई भी पेमेंट हो, वो रुकवाना चाहता है, तो वो तुरंत बैंक को आदेश दे सकता है, ठीक है। अगर अकाउंट हो, या तो अकाउंट होल्डर रुकवा सकता है स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर देके, और दूसरा कोर्ट ऑफ लॉ रुकवा सकता है, ठीक है। उसके बाद इफ़ द ड्रॉअर हैज़ क्लोज्ड द अकाउंट बिफोर द प्रेजेंटिंग द चेक। अगर आपको किसी ने चेक लिख कर दिया, साइन करके दिया, अब उसमें टाइम है आपके पास कि 6 महीने में आप प्रेजेंट कर सकते हो, और अगर उससे पहले उस ड्रॉअर ने, जिसने आपको चेक काट के दिया है, चेक लिख कर दिया है, उसने अकाउंट अपना क्लोज कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में भी जो चेक है वो क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा, अनादरित हो जाएगा, क्योंकि जब अकाउंट ही बंद हो गया तो बैंक पेमेंट कहाँ से करेगा, है ना। अब हमारा 9th पॉइंट आता है, इफ द फंड इन द बैंक अकाउंट इज इनसफिशिएंट टू मीट द पेमेंट ऑफ द चेक। अब सपोज आपने चेक काट के दिया है 20,000 का और आपके अकाउंट में है 10,000, तो ऐसी कंडीशन में बैंक कहाँ से पेमेंट करेगा, अपने पास से तो देगा नहीं।
तो बैंक ऐसी कंडीशन में आपके चेक को डिसऑनर कर देगा, अनादरित कर देगा, जिसे हम कहते हैं चेक बाउंस हो जाना। ठीक है, पेमेंट अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है या इनसफिशिएंट बैलेंस होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, चेक बाउंस हो जाता है या डिसऑनर हो जाता है, चेक का पेमेंट करने से बैंक मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। नाउ कम टू द 10th पॉइंट, इफ द बैंक रिसीव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेथ और लीनेंसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रॉअर, अगर डेथ हो जाती है या फिर अगर जो व्यक्ति है जिसने चेक काट के दिया था वो किसी वजह से उसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, कोई मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो जाता है, उसकी लायबिलिटीज उसकी एसेट से ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशंस में आपके चेक का पेमेंट रुक जाएगा, आपका चेक अनादरित हो जाएगा। योर चेक विल बी डिसऑनर्ड इन दीज 3 कंडीशंस, है ना। अगर मेंटली इनस्टेबल हो जाए, अगर इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर जो ड्रॉअर्स की डेथ हो जाए। ठीक है, अब हम आते हैं 11th पॉइंट पे। इफ एनी ऑल्टरेशन मेड ऑन द चेक इज नॉट प्रूव्ड बाय द ड्रॉअर बाय गिविंग हिज और हर सिग्नेचर, अगर उसमें कोई ऑल्टरेशन किया गया, ऑल्टरेशन मतलब उसमें कोई चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपने इंडोर्समेंट पढ़ा, मान लीजिए चेक को इंडोर्स किया, मान लीजिए उसके पीछे किसी जिस व्यक्ति को प्राप्त करना है उस व्यक्ति का नाम लिख दिया। ठीक है, जो ड्रॉअर है उसने उस व्यक्ति का नाम लिख दिया, पर वो उसके नीचे अपना साइन करना भूल गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, चेक का पेमेंट रुक जाएगा। उसमें आपने कोई चेंजेस, अगर कोई भी किसी भी तरह का उसमें कोई चेंज करते हैं तो उसके नीचे उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए उसके नीचे साइन करना मस्ट होता है, वो वेरिफिकेशन का काम करता है। अगर उसमें आपने नीचे साइन करा है विद डेट तो वो उसको क्या करता है, वो उस चीज़ को वेरीफाई करता है, वो उस ऑल्टरेशन को, वो उस चेंज को वेरीफाई करता है। तो अगर आपने ऑल्टरेशन कर दिया, चेंजेस कर दिए चेक में, पर उसके नीचे अपना साइन नहीं करा, तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा कि वो तो कोई और भी कर सकता है ना, किसी और ने बाई चांस उसमें अलग से कुछ मेंशन कर दिया और लिख दिया, तो उसको बैंक वैलिड नहीं मानेगा, तो ऐसी कंडीशन में वो चेक का पेमेंट रोक देगा। और लास्ट पॉइंट है आपका, इफ द डेट इज नॉट मेंशन्ड और रिटन इनकरेक्टली और द डेट मेंशन्ड इज ऑफ 3 months बिफोर, अगर आपकी जो डेट मेंशन है वो आपने गलत डेट भर दी है, जैसे आपने पढ़ा था पोस्ट डेटेड चेक पढ़ा था या एंटी डेटेड चेक पढ़ा था, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, डेट या तो पहले की होती है या बाद की होती है, और ऐसी कंडीशंस में आपका जो चेक का पेमेंट होता है वो बैंक क्या करता है, रोक देता है। सपोज आप आज चेक लेकर जा रहे हो, उस पर कल की डेट मेंशन है, आज सपोज आज आप चेक लेकर जा रहे हो बैंक में और उस पर 3 तारीख मेंशन है, 4 तारीख मेंशन है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, जो बैंक है वो चेक का पेमेंट करने से मना कर देगा। दूसरी कंडीशन, अगर चेक पुराना है आपका, आप जिस तारीख पे लेके जा रहे हो उससे काफ़ी पुराना चेक है ना, तो फिर ऐसी कंडीशन में भी जो बैंक है वो क्या करेगा, वो चेक का पेमेंट करने से मना कर देगा। तो ये कुछ रीजंस होते हैं चेक के डिसऑनर होने के। ठीक है, ये 12 रीजंस है मेनली, मैंने बहुत शॉर्ट में कोशिश की थी कवर करने की इजी लैंग्वेज में। तो ये 12 रीजंस थे। डिसऑनर करने का मतलब है रिफ्यूज़ कर देना, इंडोर्समेंट का मतलब है ट्रांसफ़र कर देना। इंडोर्समेंट 5 तरह का होता है, डिसऑनर के मेनली 10-12 रीजंस होते हैं। तो ये आपका आज के 2 टॉपिक्स थे। सो थैंक यू।